Good morning everyone. uh, Let us begin with today's class. अच्छा, पिछले क्लास में आपका जो बीकॉम प्रोग्राम का जो क्लास था, हम लोग वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, फिर ज्वारीय ऊर्जा, हाइड्रो पावर मतलब जल शक्ति, और बायोमास एनर्जी, बायोगैस, ये सब को लेके डिस्कशंस किए थे। और ये सभी आपका है जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, हाँ, मतलब जो गैर पारंपरिक हैं। हाँ, गैर पारंपरिक, हाइड्रो पावर गैर पारंपरिक नहीं है, हाइड्रो पावर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है। बाकी जो विंड, जियोथर्मल, टाइडल, बायोमास, बायोगैस, ये सभी है आपका गैर पारंपरिक मतलब नॉन कन्वेंशनल। तो आज का क्लास में हम लोग जो हमारे पारंपरिक जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनको लेके थोड़ा डिस्कशंस करेंगे, जिसका अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कोल अर्थात कोयला को लेके, फिर पेट्रोलियम मतलब तेल, और फिर नेचुरल गैस या फिर प्राकृतिक गैस, और इसको छोड़ के हम लोग परमाणु ऊर्जा या फिर न्यूक्लियर पावर, इसको लेके भी डिस्कशंस करेंगे। सो इन दिस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द conventional energy sources, under which we will be studying coal, petroleum, natural gas and nuclear power. So let us begin our discussion with coal. Now as far as coal is concerned, coal was formed around say 250 to 350 million years ago during the Carboniferous age. So please note down the age during which coal was formed. Coal was formed during the Carboniferous age, and it was formed around 250 to 350 million years ago. So how was coal formed? Coal was mainly formed in the hot, damp and swampy and marshy regions of the world, of the prehistoric world. So in the prehistoric world, when plants and animals died, their dead bodies got buried, and on top of these buried dead bodies, more and more say soil, rocks, etc. got accumulated. More animals and plants died, and as a result, because of this load, because of this massive amount of heat and pressure which got accumulated on the lower layers of the plants and animals, they gradually got transformed into coal. But obviously this process of coal formation, which is also called coalification, it took several millions of years, and approximately we say that coal was formed around 250 to 350 million years ago during the Carboniferous age. तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, ये जीवाश्म ईंधन है, और ये तैयार हुआ था हमारे पृथ्वी में लगभग 250 से 350 मिलियन ईयर्स पहले। और कहाँ? पृथ्वी का जो गर्म जगह थे, जहाँ डैम्प जगह है, उन्हीं सब जगहों में कोयला आहिस्ता आहिस्ता प्रकृति में इसका सृष्टि या फिर निर्माण हुआ था। और कोयला निर्माण होने का जो प्रक्रिया, उसी को बोलते हैं कोलिफिकेशन। कोयला निर्माण होने का जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं कोलिफिकेशन। तो कोयला निर्माण कैसे हुआ? तो उस प्रागैतिहासिक पृथ्वी में जो जो वनस्पति थे, जो पशुएं थे, जब उनकी मौत हुई, उनकी जो मृत शरीर वो ज़मीन में गिरी, फिर उनका ऊपर और मिट्टी गिरी, पत्थर गिरी, फिर उसका ऊपर और मृत शरीर गिरते रहे। तो इस तरह एकदम नीचे का जो डेड बॉडीज़ थे उनका ऊपर हीट और प्रेशर, चाप और ताप के कारण वो आहिस्ता आहिस्ता कोयला में रूपांतरित होते गए। तो इसी प्रक्रिया, जो प्रक्रिया में ये सब मृत शरीर आहिस्ता आहिस्ता कोयला में रूपांतरित हुआ, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोलिफिकेशन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोलिफिकेशन। नाउ डिपेंडिंग ऑन द कार्बन कंटेंट, we recognize four basic types of coal. And what are they? Pit, lignite, anthracite and bituminous. I am writing down the names of the coal varieties. You may note them down. You have your pit coal, then you have your lignite, 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 pit, lignite, bituminous and anthracite.
and anthracite. So these are the four basic varieties of coal: pit coal, lignite coal, bituminous coal, and anthracite coal. Now you must remember, pit is the lowest grade of coal because it has the lowest carbon content. Pit is the lowest grade of coal because it has the lowest carbon content, and anthracite is the best grade of coal. It has the highest carbon content. तो कोयला के जो मतलब टाइप्स हैं, ये अलग अलग टाइप्स का होते हैं क्योंकि इसमें कार्बन का जो परिमाण ये अलग होते हैं। तो कार्बन के परिमाण के उपस्थिति के अनुसार हम लोग 4 प्रकार के कोयला को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। तो इसमें से पिट कोयले में, पिट वैरायटी का जो कोयले हैं उसमें कार्बन का परिमाण सबसे कम रहता है और एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन के परिमाण सबसे अधिक रहते हैं। मतलब पिट सबसे खराब ग्रेड का कोयला है और एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया ग्रेड का कोयला है। बट वी मस्ट रिमेंबर that since coal is a non-renewable resource, it's a non-renewable energy resource, obviously its quantity is finite and it is not regularly being formed in nature. Coal formation takes millions of years, but with the type of use, it is estimated that all coal reserves might get exhausted within the next 200 years. It might get exhausted within the next 200 years. तो ये याद रखना होगा कि कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। मतलब इसका पृथ्वी में उपस्थित जो परिमाण है ये सीमित है और आहिस्ता आहिस्ता व्यवहार के साथ ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज का दुनिया में, आज का जो अर्थनैतिक व्यवस्था है वो लार्जली कोयला और तेल का ऊपर निर्भरशील है। तो जिस हार में हम लोग कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्टिकुलरली सोचिए पावर सेक्टर में जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उस रेट में से अगला 200 साल के अंदर दुनिया में जितना कोयला का संसाधन है वो ख़त्म हो सकते हैं। Now, if we look into the coal deposits, so India has around 5% of the global coal reserves. India has around 5% of the global coal reserves, and majority of these coal reserves are found, say in if you look into India, it's found in Raniganj, in Jhadia, in Bokaro, in Singrauli, in the Godavari Valley. Then it is also found in the states of Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, etc., etc. So you must remember where these are practically found. तो इंडिया में हम लोग देखेंगे कि दुनिया में जितना कोयले के संसाधन हैं, हिंदुस्तान में उसका सिर्फ 5% प्रेजेंट है। और कौन कौन जगह में जहाँ हम लोग रहते हैं, रानीगंज, झड़िया, बोकारो, ये जगह एकदम फेमस है कोलियरिस के लिए। इसका अलावा आपको मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब जगहों में भी आपका कोयला उपलब्ध होंगे। बट डेफिनेटली there is a lot of problem associated with using coal. There is a lot of problem because, as I said, that because coal, when we burn coal, it produces tremendous amounts of pollution. So on burning coal, large amounts of carbon dioxide is released. Along with carbon dioxide, oxides of sulfur and oxides of nitrogen are also released. So because of these problems, you know that carbon dioxide is largely responsible for global warming. Oxides of sulfur, oxides of nitrogen, they are largely responsible for causing acid rain. Then you have the problem of ash. So whenever we burn coal, it leaves a lot of ash. So that flying ash causes a lot of what you can say health problems. It causes difficulties in breathing. Then the ash getting deposited on the agricultural fields decreases the productivity of the agricultural fields. So this is a major problem associated with coal. And then the process of coal mining, that is not at all an environmentally friendly process. That is an extremely, what you can say, harmful process as far as our environment is concerned. So we have already discussed the problems associated with mining. So these are the two major problems associated with कोल। तो कोयला का इस्तेमाल को लेके बहुत सारे चिंताएं हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोयला को दहन करेंगे, उस दहन कार्य से
कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मालूम है कि ये विश्व उष्णायन या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका अलावा जब भी हम कोयला को दहन करेंगे, उससे नाइट्रोजन का जो तरह तरह की ऑक्साइड्स हैं, सल्फर का जो तरह तरह के ऑक्साइड्स है, वो भी निर्गत होंगे, और नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड से एसिड रेन होती है, एसिड रेन होती है, और जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होती है। इसके अलावा कोयला का जो उत्तोलन का प्रक्रिया है, कोयला जमीन के नीचे मिलता है, और उसको जमीन को ऊपर लाने के लिए हम लोग को खुदाई का काम करना पड़ता है। तो ये जो माइनिंग या फिर खुदाई का काम है, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक प्रक्रिया है। तो इसको लेके हम लोग पहले ही डिस्कशन किए थे कि माइनिंग कैसे पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। तो कोयले को लेके ये दो प्रधान समस्याएं हमारे पास उपलब्ध हैं। सो फर्स्ट राइट डाउन अ क्वेश्चन। First, write down a question, all of you. Write down. Question number one. How was coal formed? How was coal formed? Number two. Number two. What are what are the different varieties of coal? What are the different varieties of coal? What are the different varieties of coal? Uh, Number three. Name a few places in India. Name a few places in India where coal deposits are present. Where coal deposits are present. Next, write down. Discuss the problems. Discuss the problems. Discuss the problems associated with. Discuss the problems associated with using coal as a fuel. Discuss the problems associated with using coal as a fuel. Using coal as a fuel. ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग तेल या फिर पेट्रोलियम को लेके डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन विद पेट्रोलियम। नाउ यू मस्ट रिमेंबर दैट petroleum like coal, it is also a petroleum like coal, it is also a non renewable resource. And as coal was formed on land, as coal was formed on land, petroleum was formed under the sea. Petroleum was formed under the sea. So the process of coal formation is quite similar to the process of petroleum formation. So the marine plants and animals, the prehistoric marine plants and animals, when they died, their dead bodies got buried, and over the years, due to the continuing pressure building up on these dead remains of the marine plants and animals, they got gradually converted into petroleum. And this process of petroleum formation, it also took millions of years. It also took millions of years. So जैसे कोयला है, वैसे तेल भी एक जीवाश्म ईंधन है, और कोयला की तरह ही तेल भी आपका एक अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब इसका परिमाण भी दुनिया में सीमित है, और जिस हार में हम लोग तेल का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं, तो अगले कुछ ही साल में तेल का संसाधन पूरी तरह से खत्म हो सकती है। और जिस तरह कोयला जमीनी जगहों पर तैयार हुआ था, तेल समुंदर के नीचे तैयार हुआ था। तो समुद्री जो जीव थे, जो प्रागैतिहासिक दुनिया में उपस्थित थे, जब उनकी मौत हुई, उनकी जो मृत शरीर थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता दफनाते गए समुंदर का नीचे। उसका ऊपर मिट्टी, पत्थर, बालू, फिर दूसरी एनिमल्स और प्लांट्स का जो डेड बॉडीज, वो भी उनका ऊपर गिरते चले गए। और इसी तरह
एकदम नीचे का जो मृत शरीर थे उनका ऊपर आपका हीट मतलब ताप और प्रेशर मतलब चाप के कारण वो भी आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोलियम में रूपांतरित, तेल में रूपांतरित होते गए। तो कोयला जैसे जमीन में तैयार हुआ था, पेट्रोलियम भी समुद्र का नीचे तैयार हुआ था। So we must remember that at present petroleum is the lifeline of global economy. So you cannot imagine a global economy without petroleum. Petroleum is the main backbone of our transportation sector. All our vehicles, or road transport, air transport, water transport, and the entire economy associated with it is dependent on petroleum. And there are around 13 countries of the world which have 67% of the global oil reserves. So I'm repeating the statistics. There are around 13 countries in the world which have 67% of the global petroleum reserves, and together they form the OPEC. So please note down this name, OPEC. And what is the full form of it? OPEC stands for Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC stands for Organization of Petroleum Exporting Countries. So दुनिया में, आज की दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह तेल की ऊपर निर्भरशील है, क्योंकि हमारे जो यातायात का व्यवस्था, वो आप जमीनी यातायात बोले, जल का जो यातायात का व्यवस्था मतलब जहाज, या फिर आप एयर ट्रांसपोर्ट का बारे में सोचें, एरोप्लेन्स, पूरी तरह से पेट्रोल का ऊपर निर्भरशील है। तो हम ऐसा कोई हमारे जो अर्थनीति हैं वो पेट्रोल का अलावा चल नहीं पाएंगे। और हम देखेंगे कि दुनिया का लगभग 67%, 67% तेल दुनिया में 13 देशों में उपस्थित हैं। और ये जो 13 देश हैं ये साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से चलते हैं जिसका नाम है OPEC, मतलब ऑर्गेनाइजेशन of petroleum exporting countries, organization of petroleum exporting countries. You will be surprised to know that the country of Saudi Arabia, you must have heard its name, Saudi Arabia, they have around 25% of the global oil reserves. So the country of Saudi Arabia alone, they have around 25% of the global oil reserves. तो सऊदी अरब का जो देश है उनके पास दुनिया का लगभग एक चौथाई तेल का रिजर्व है। तो इसीलिए सऊदी एक काफी रिच कंट्री, ये धनी देश है, उनके पास काफी, उनकी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है बिकॉज ऑफ द ऑयल। Now, when we extract petroleum from under the sea, that petroleum is called as crude oil. That petroleum is called as crude oil. Now, that petroleum which we extract from the sea, that crude oil, it is unsuitable for use. So, it is subjected to a process called fractional distillation. I am writing down the technical name of the process. Please note it down. It is subjected to a process called fractional distillation, and on subjecting petroleum to a process of fractional distillation, from that crude oil we get variety of products like petrol, diesel, kerosene, asphalt, wax, etc. etc. तो समुद्र के नीचे से हम लोग जो तेल को उत्तोलन करते हैं उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। और ये याद रखना है कि वो क्रूड ऑयल वो कोई काम का नहीं है, तो उसको पहले उसका परिशोधन करना पड़ता है। तो उस क्रूड ऑयल का जो परिशोधन प्रक्रिया, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम लोग क्रूड ऑयल की परिशोधन करते हैं और उससे तरह तरह की प्रोडक्ट्स जिसका बाजार में काफ़ी वैल्यू है, जिसका मार्केट में काफ़ी उसका डिमांड है, वो हम लोग निकालते हैं। जैसे पेट्रोल, अब सभी को मालूम है, डीजल, फिर आपका वैक्स मतलब मोम, एसफॉल्ट जिससे हम लोग सड़कें बनाते हैं, फिर तरह तरह की प्रोडक्ट्स हम लोग उनसे बाहर निकलते हैं। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस by which we extract various kinds of products from crude oil. Now, compared to coal, petrol is a better fuel. Why are we saying so? Because petrol is a clean, comparatively clean burning fuel.
It burns without any residue. It burns without any residue. When we burn coal, we get ash. But when we burn petrol, we do not get any ash. तो कोयला की तुलना में अगर हम लोग पेट्रोल को लेके सोचेंगे तो ये ज़रूर समझ में आएगा कि पेट्रोल एक बेहतर ऊर्जा है। क्यों? पहली सुविधा तो ये है कि पेट्रोल पूरी तरह से जल जाती है, वो कोई राख नहीं छोड़ता। जैसे जब भी हम लोग कोयला को दहन करते हैं उससे काफ़ी राख निकलता है और उस राख से भी पर्यावरण को समस्या होता है। जैसे वो फैलती हुई राख जो हवा में रह जाते हैं उससे सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर वही राख अगर आपका खेती का ज़मीन में गिर जाए तो उससे ज़मीन का जो उर्वरता प्रोडक्टिविटी वो खराब हो जाती है। तो ये सब समस्या राख से होती है। लेकिन पेट्रोल एक बेहतरीन फ्यूल है, ये एक बेहतरीन ऊर्जा है जो पूरी तरह से उनका दहन संभव है और उनका पूरी तरह से दहन से राख भी पैदा नहीं होती है। तो ये सब सुविधा पेट्रोल से है। बट डेफिनेटली petrol has a few disadvantages also. Again, you must remember that when we burn petrol, it also releases carbon dioxide, which is responsible for global warming. To some extent, some small amounts of sulfur oxide, small amounts of oxides of nitrogen, they are also released, which are also responsible for causing air pollution and acid rain. And then the process of petroleum extraction from under the sea that disturbs the oceanic and marine ecosystem. So these are the three problems. So first and foremost, petrol, as I said, it causes whenever we burn petrol, it causes air pollution, problems of acid rain and global warming. And then the process of petroleum extraction from under the sea, that is an environmentally harmful process. It disturbs द मेरीन एंड ओशियनिक इकोसिस्टम्स। तो तेल का इस्तेमाल का जैसे सुविधा है उसका असुविधाएं भी हैं। जैसे जब भी हम तेल का दहन करेंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस निर्गत होंगे और उससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती है। या फिर थोड़ा बहुत आपका सल्फर का जो ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड्स है, उनका भी निर्गमन होती है और उससे भी वायु का प्रदूषण और फिर एसिड रेन जैसे समस्याओं का उत्पत्ति होती है। तो ये हो गए पेट्रोलियम से कुछ समस्या। नाउ इन आवर कंट्री there are several places where we find petrol oil wells. For example, in Digboy in Assam, the Bombay High, which is a very renowned petroleum extraction place in our country. Then you have the coasts of Godavari, Krishna, Kaveri, Mahanadi. All these places are being explored for obtaining more and more petroleum. तो हमारे देश में भी ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ हम लोग तेल का उत्तोलन करते हैं। जैसे असम में दिग्बॉय, मुंबई हाई जो मुंबई का समुद्री इलाका में है, फिर गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी नदी, इन सब का जो डेल्टिक रीजन्स है इसमें भी पेट्रोलियम होने की संभावनाएं हैं। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ पेट्रोलियम। सो नाउ राइट डाउन अ फ्यू क्वेश्चंस। आप लोग कुछ सवाल लिख लीजिए पहले। राइट डाउन। हाउ वाज पेट्रोलियम फॉर्म्ड? How was petroleum formed? Number two. Number two. Name a few products. Name a few products that we get from crude oil. Name a few products that we get from crude oil. Number three. Number three. Name a few places in India. Name a few places in India where oil fields are located. Name a few places in India where oil fields are located. Number four. Number four. Uh, Discuss the advantages and disadvantages.
discuss the advantages and disadvantages of using petroleum as a fuel. Discuss the advantages and disadvantages of using petroleum as a fuel. ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग और एक अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को लेकर डिस्कशन करेंगे, वो है प्राकृतिक गैस. नाउ वी शैल बिगिन आवर डिस्कशन विद अनदर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स विच वी कॉल एज नेचुरल गैस, या फिर जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक गैस कहते हैं. सो नाउ यू मस्ट रिमेंबर, natural gas is a mixture of several gases, but the primary constituent of natural gas is methane. So please note down, the primary constituent of natural gas is methane. और ये जो नेचुरल गैस है या फिर जिसको हम लोग प्राकृतिक गैस कहते हैं, ये तरह तरह की गैसेस का एक गैसीय संमिश्रण है, लेकिन इसमें मूल तरीके से इसमें मीथेन गैस ही उपस्थित है. तो नेचुरल गैस कंटेन्स अराउंड 95% मीथेन एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोपेन एंड इथेन. तो नेचुरल गैस में लगभग 95% आपका मीथेन गैस है और कुछ परिमाण इथेन और प्रोपेन गैसेस भी उसमें मिल सकते हैं, लेकिन मेनली मीथेन गैस ही प्राकृतिक नेचुरल गैस का प्रधान उपादान है. नाउ दिस नेचुरल गैस, इट वाज फॉर्म्ड under the sea mainly. Natural gases are mainly formed under the sea, and it generally occurs as a gas cap over the petroleum deposit. So wherever under the ocean we find there are oil deposits, in general we find that over or on top of those oil deposits there is a gas cap. So when oil is extracted from under the sea, initially the natural gas comes out. So that natural gas is primarily extracted out, and then the oil comes out. And such a natural gas which occurs in association with oil, it is called as associated gas. It is called as associated natural gas. It is called associated natural gas. So what is an associated natural gas? Associated natural gas is a natural gas deposit which occurs along with the oil reserves, and it occurs as a gas cap on top of the oil reserves. So whenever oil is extracted, initially the gas comes out and followed by the oil. तो ये याद रखना है कि ये जो प्राकृतिक गैस, ये तेल का साथ भी इसका उपस्थिति संभव है, या फिर ये तेल का छोड़ के भी जमीनी इलाकों में भी कुछ जगहों में नेचुरल गैस की उपस्थिति, प्राकृतिक गैस की उपस्थिति संभव है. तो हम लोग यही देखेंगे कि दुनिया में जहां जहां तेल के डिपॉजिट्स हैं, तेल के रिजर्व्स हैं, वहां तेल के साथ ही नेचुरल गैस पाए जाते हैं. और क्योंकि नेचुरल गैस को तेल के साथ ही पाया जाता है, इसीलिए नेचुरल गैस को हम लोग एसोसिएट, जो नेचुरल गैस तेल के साथ पाया जाता है उसको हम लोग एसोसिएटेड गैस कह सकते हैं. क्यों एसोसिएटेड कहते हैं? क्योंकि वो तेल का साथ ही मिलता है. But there are some places on the land also where natural gas can occur on its own, and such a gas which does not occur in association with oil, it is called as non-associated gas. Such a gas which does not occur in association with oil, it is called as a non-associated गैस. तो नेचुरल गैस सिर्फ समुद्री इलाकों में मिलेगा ऐसे नहीं है, सिर्फ तेल का साथ मिलेगा ऐसा भी नहीं है. कुछ जमीनी इलाकों में भी नेचुरल गैस प्रकृति द्वारा निर्मित हो सकती है. तो जो नेचुरल गैस तेल का साथ नहीं होगा, जो जो जमीनी इलाकों में जिसका उपस्थिति संभव है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एसोसिएटेड गैस. उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एसोसिएटेड गैस. नाउ वी मस्ट रिमेंबर that compared to coal and petrol, natural gas is a very clean burning fuel. It burns to produce mainly carbon dioxide. It does not produce oxides of sulfur and nitrogen. So this is a very primary advantage of natural gas, that natural gas is a clean burning fuel. It burns to produce carbon dioxide and
it does not produce oxides of sulfur and nitrogen. And we must also remember that since natural gas burns out completely, it does not leave any residue like ash. It does not leave any residue like ash. And also, natural gas has a high calorific value. I'm writing down the technical term. It has a high calorific value. So, what is the meaning of this term calorific value? Calorific value simply refers to the amount of heat energy produced when we burn, say, a unit mass of that fuel. Unit mass means, say, 1 gram of the fuel or maybe 1 kg of the fuel. So, calorific value practically refers to the amount of heat energy produced when we burn a unit mass of a fuel, that may be 1 gram or 1 kilogram, etc., etc. अच्छा, तो यह नेचुरल गैस इस व्यवहार का कुछ सुविधाएं हैं। पहला सुविधा तो जैसे हम अभी कहे थे कि नेचुरल गैस पूरी तरह से जल जाती है, और क्योंकि ये पूरी तरह से जल जाती है, इसका संपूर्ण दहन संभव है, इसलिए इसका दहन के दौरान कोई राख तैयार नहीं होती है। तो और दूसरी सुविधा, नेचुरल गैस के दहन से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सब उत्पन्न नहीं होती है। तो इसी के कारण नेचुरल गैस एक बेहतरीन फ्यूल है। और एक चीज याद रखना है कि नेचुरल गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू, जो हम अभी चैट बॉक्स में लिखे हैं, वो भी काफी ज्यादा है। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब, जब भी हम सोचिए 1 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम नेचुरल गैस को दहन करते हैं, उससे बहुत ज्यादा परिमाण ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नेचुरल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। Or there is one more advantage associated with natural gas is that it is easy to transport, because it's a gas, you can easily transport it using pipelines। तो इसका ये भी एक सुविधा है नेचुरल गैस का कि इसका ट्रांसपोर्ट बहुत आसान है, क्योंकि ये गैस है, पाइप्स के द्वारा हम इसको बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा पाएंगे। So these are a few of the advantages associated with natural gas. Now, let us see where in India natural gas deposits are found. So, as natural gas is gaining popularity as a fuel, we are using it to produce electricity. It is being used in the domestic sector, it is used in the industrial sector, and also it is used in the transportation sector. You must have heard of CNG, that is compressed natural gas. Now, CNG is gaining popularity as a fuel. You must be knowing that the entire public transport fleet in Delhi runs on CNG. All buses in Delhi runs on CNG, and that has helped to bring down the air pollution levels as far as Delhi is concerned. तो आज के हिंदुस्तान में नेचुरल गैस की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। वो हमारे जो डोमेस्टिक सेक्टर है उनमें भी उसका इस्तेमाल हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी उसका इस्तेमाल हो रही है, और नेचुरल गैस को यूज करके हम लोग पावर प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, यातायात की जो व्यवस्था है, उसमें भी नेचुरल गैस की जनप्रियता बढ़ रही है। तो आप लोग सुने होंगे जैसे दिल्ली में, दिल्ली का जो जितनी भी बसेस चलते हैं, मतलब पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, वो पूरी तरह से नेचुरल गैस के द्वारा चल रहे हैं। और ये नेचुरल गैस के इस्तेमाल के कारण दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो थोड़ा बहुत नियंत्रण में आया है। और नाउ इन इंडिया there are several places where natural gas is found. For example, in the Krishna Godavari Delta, in the offshore area of Mumbai, in parts of Tripura, Jaisalmer in Rajasthan. So, in these places in India are having natural gas reserves. So, I'm repeating the names: Krishna Godavari Delta. Then you have the offshore area of Mumbai. Then you have in parts of Tripura, and the natural gas is also available in Jaisalmer, which is in Rajasthan. तो हमारे देश में क्योंकि नेचुरल गैस की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसलिए कुछ जगहों में नेचुरल गैस का उत्तोलन भी बढ़िया तरीके से हो रही है। जैसे कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है, इन जो नदियों का डेल्टा, फिर मुंबई हाई जहाँ से तेल का उत्तोलन होती है, फिर त्रिपुरा राज्य के कुछ भाग में नेचुरल गैस मिला है, फिर जैसलमेर जो राजस्थान में है, वहाँ भी कुछ जगहों में नेचुरल गैस की उपस्थिति के बारे में हम लोगों को मालूम चला है। तो
इसी के चलते हम लोग देखेंगे कि नेचुरल गैस एक बेहतरीन फ्यूल है। सो जस्ट लेकिन नेचुरल गैस की कुछ असुविधाएं भी है। सो नेचुरल गैस आल्सो हैज अ डिसएडवांटेज। नाउ द डिसएडवांटेज इज दैट whenever we burn natural gas, it produces carbon dioxide. And you know that carbon dioxide is a greenhouse gas. Whenever we burn natural gas, we produce carbon dioxide, and you already know that carbon dioxide is a greenhouse gas. And also, since natural gas mainly contains methane, and methane's global warming potential is much more than that of carbon dioxide, so any leakage of natural gas will lead to greater risks of global warming. So I'm repeating, since natural gas primarily contains methane, and methane's global warming potential is more than that of your carbon dioxide, so any leakage of natural gas will definitely lead to greater risks and threats of global warming. तो नेचुरल गैस की ये समस्या है कि जब भी हम नेचुरल गैस के दहन करेंगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत होगी और वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन और एक समस्या है कि जब भी हम लोग नेचुरल गैस के बारे में सोचेंगे तो नेचुरल गैस के प्रधान उपादान है मीथेन, और मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग करने की क्षमता वो कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब नेचुरल गैस का लीकेज से वायुमंडल में मीथेन फैल जाएगी और उससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और उसका वृद्धि हो जाएगी। तो ये हो गया नेचुरल गैस से कुछ समस्या। So just write down a few questions pertaining to natural gas. Write down. What is natural gas? What is natural gas? Next, where does it occur? Where does it occur? Next, name a few places in India. Name a few places in India where where uh, natural gas fields are present. Name a few places in India where natural gas fields are present. Then, what are the advantages and disadvantages? What are the advantages or disadvantages of using natural gas as a fuel? Of using natural gas as a fuel. Okay? Acha. Now we shall talk of the next non-renewable energy source, that is nuclear energy, मतलब जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा। Now see, for generating nuclear energy, you need radioactive substances like uranium. You need radioactive substances like uranium. Now, when these radioactive substance like uranium, it is broken down, then tremendous amount of energy is released, and that energy can be utilized to produce electricity. तो ये जो परमाणु ऊर्जा है इसके लिए हमारे जो प्रयोजन है वो है एक परमाणु रिएक्टर और उसके साथ कुछ तेजस्क्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम। तो जब भी हम यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है उसको तोड़ पाएंगे, यूरेनियम के न्यूक्लियस के तोड़ने से काफी परिमाण ऊर्जा बाहर आएगी और उसी ऊर्जा से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर पाएंगे। And this process of splitting up the uranium nucleus with neutrons is called as nuclear fission. It is called as nuclear fission. So what do? We bombard the nuclear uranium nucleus
with some neutron particles, and these neutron particles split up the uranium nucleus, thereby releasing massive amounts of energy. That energy can be utilized to generate steam. That energy can be utilized to heat water and generate steam. That steam under pressure can be utilized to rotate a turbine, and as the turbine rotates we can produce electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होती कैसे है न्यूक्लियर पावर से? तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है उसको हम लोग न्यूट्रॉन पार्टिकल से धक्का देंगे, और ये न्यूट्रॉन पार्टिकल्स जब भी यूरेनियम का न्यूक्लियस को जाके धक्का मारेंगे ये यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ देंगे और इससे काफी परिमाण ऊर्जा बाहर आएगी। इसी ऊर्जा को इस्तेमाल करके हम लोग पानी को उबालेंगे और पानी से हम लोग स्टीम तैयार करेंगे। उस स्टीम से हम लोग टरबाइन्स को घुमाएंगे और जैसे जैसे टरबाइन्स घूमेंगे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन संभव है। तो दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस न्यूक्लियर पावर। सो इसी तरह से हम लोग परमाणु ऊर्जा को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं। Now we must remember that nuclear power uh, is a massive power source. Nuclear power is a massive power source. Tremendous amounts of energy is present in nuclear power. But there are a lot of problems associated with nuclear power. तो ये तो आप लोग को समझ में आई होगा कि परमाणु ऊर्जा एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का सोर्स है, लेकिन इनकी समस्याएं भी काफी हैं। तो अभी हम लोग कुछ समस्याओं के बारे में डिस्कशंस कर लेते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू मस्ट रिमेंबर दैट once the uranium is used up in the nuclear reactor, that spent uranium fuel is still radioactive. So there is a huge problem associated with the disposal of these radioactive wastes. So disposal of the spent uranium fuel which is radioactive is still a question which needs to be answered, because the radioactivity which will come out from the uranium will continue to cause diseases like cancers. तो न्यूक्लियर परमाणु रिएक्टर में जो यूरेनियम तेजस्क्रिय यूरेनियम जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल हो जाने का बाद भी वो तेजस्क्रिय रहता है। तो सवाल ये उठेगा कि ये जो इस्तेमाल किया हुआ यूरेनियम जो काफी तेजस्क्रिय है उसको हम लोग कहाँ फेंकेंगे? उसको आप लोग जमीन में नहीं फेंक सकेंगे, जल में नहीं फेंक सकेंगे, हाँ अंतरिक्ष में फेंक के आना वो पॉसिबल नहीं है। तो वो जो तेजस्क्रिय यूरेनियम है उससे तेजस्क्रियता फैलता रहेगी और उससे कैंसर जैसे बीमारी वो भी फैलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है परमाणु ऊर्जा को लेके। The next problem associated with nuclear energy is the risk of nuclear accidents, because nuclear accidents are what you can say highly risky and dangerous. And even if you look into the developed world like America, like Russia, like Japan, they have underwent nuclear accidents. For example, in 1979 in USA, the Three Mile Island disaster took place. In 1979 in USA, the Three Mile Island disaster took place. Then in 1986 in former USSR, the Chernobyl disaster took place. Then if you look into Japan in 2011, the Fukushima Daiichi disaster took place. So 1979, Three Mile Island disaster in USA. 1986, the Chernobyl disaster in former Russia, former USSR, that is the United Soviet Socialist Republic of Russia. And then in 2011, the the Fukushima Daiichi disaster, which took place in Japan. So such nuclear accidents are always possible. So now, if you think of America, Russia, Japan, they are all the developed countries, and even they could not stop nuclear accidents. So a country like India, which is highly populous, where the population density is quite high, if a nuclear disaster takes place it will lead to loss of millions of lives. So परमाणु ऊर्जा की समस्या ये है कि इससे दुर्घटनाएं घट सकती हैं। जैसे 1979 में यूनाइटेड स्टेट्स में थ्री माइल आइलैंड डिजास्टर हो चुका है। 1986 में पूर्व रशिया की चेरनोबिल में आपका न्यूक्लियर डिजास्टर हो चुका है। जापान में 2011 में
फुकुशिमा दाइची का डिजास्टर हो चुका है। तो अगर आप सोचेंगे कि रशिया, जापान, अमेरिका ये सब डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्नत देश है, और हमारे देश में डेवलपमेंट उतना नहीं है, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री। तो अगर ये सब देश अपने न्यूक्लियर डिजास्टर रोक नहीं पाए तो हम कैसे रोकेंगे? और हिंदुस्तान में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो हमारे देश में अगर ऐसे न्यूक्लियर डिजास्टर्स होते हैं तो उसमें काफी लोगों की जान जाने की संभावना है। तो ये है परमाणु ऊर्जा से कुछ समस्या। बट इन आवर कंट्री देयर आर सम लोकेशंस where we are producing nuclear power, like say in Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Kalpakkam in Tamil Nadu, Naroda in Uttar Pradesh. So I'm repeating the names: Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near Kota in Rajasthan, Kalpakkam in Tamil Nadu and Naroda in उत्तर प्रदेश। तो हमारे देश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा कुछ जगहों में उसका उत्पादन चल रही है, जैसे महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान के राणा प्रताप सागर कोटा के नजदीक, तमिलनाडु में कलपक्कम और उत्तर प्रदेश में नरोड़ा। महाराष्ट्र के तारापुर, राजस्थान के राणा प्रताप सागर कोटा के नजदीक, तमिलनाडु के कलपक्कम और उत्तर प्रदेश के नरोड़ा, इन्हीं सब जगहों में हम लोग देखेंगे कि परमाणु शक्ति का प्रोडक्शन चल रही है। सो राइट डाउन अ क्वेश्चन, हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड? How is electricity produced using nuclear power? How is electricity produced using nuclear power? Then number two, what are the disadvantages? What are the disadvantages associated with nuclear power production? What are the disadvantages associated with nuclear power production? Number three, name a few places in India. Name a few places in India where where nuclear power is produced. Where nuclear power is produced. Okay. अच्छा, with that we come to the end of today's class. इसी के साथ हम लोग आज के क्लास को खत्म करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए। If you have any doubts, ask me. कोई डाउट्स है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। Okay. Since no one is having any doubt, I'll be ending the class. Okay. So we meet again next Monday. Goodbye.